वेलकम बैक ऑन सेल स्टडी। आज हम बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में। ठीक है, तो गॉस लॉ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। तो यदि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके प्लीज़ उसको जरूर देखें। ठीक है, तो ये जो गॉस लॉ है ये इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बहुत यूज होना है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बताता है। अच्छा, तो थोड़ा सा हम देखेंगे। यदि हमारे पास कोई सरफेस इस प्रकार से हो, कोई सीट हो हमारे पास, तो इससे क्रॉस होने वाला जो फ्लो है, जो टोटल फ्लो है इससे क्रॉस होने वाला, वो हमको फ्लक्स बताता है। ठीक है, यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं? वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं यहां से। क्या हूं? वैद्युत बल रेखाएं। तो जब वैद्युत बल रेखाएं होंगी तो यहाँ पे फ्लक्स कौन सा होता है? यहाँ पे होता है विद्युत फ्लक्स। तो इस प्रकार से हमने विद्युत फ्लक्स कल देखा था, और साथ में हमने ये भी बताया था क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। तो ये जो सीट अभी रखी है ये कैसी है? ये ओपन सरफेस है। ठीक है, और क्लोज सरफेस क्या होता है? ऐसा बंद पृष्ठ जो स्पेस को दो भागों में डिवाइड करता है। जैसे जो खोखली बॉल होती है उसके अंदर का एरिया कुछ और होता है, उस बॉल के बाहर का एरिया कुछ और होता है। इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड हो जाता है स्पेस। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी सी बातें कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। यदि हमारे पास, अच्छा एक बात और बताओ, एक छोटी सी बात और बताओ। यदि हमारे पास वैद्युत बल रेखा इस प्रकार से है, 1 2 3 4 5 6, यदि यहां से पृष्ठ यहाँ पे है, ये इस प्रकार से कोई सीट रख दी हमने, तो यहां से फ्लो होने वाला कुल वैद्युत बल रेखाएं जो है वही तो हमें क्या बता रहा है? फ्लक्स बता रहा है। तो हमने फ्लक्स जो निकाला था वो क्या निकाला था? यदि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर, और उस जो आपने सीट रखी है उसका टोटल एरिया ई ए, तो ये टोटल फ्लक्स बता रहा था। अच्छा, आप ऐसे ही बोल सकते हैं ई क्या है? ये ई एक कोई बिंदु पर वैद्युत बल क्षेत्र की रेखा है। बात समझ में आ रही? तो यहां से पूरी सीट से क्रॉस होने वाली नंबर ऑफ लाइंस, इस पूरी सीट से क्रॉस होने वाली नंबर ऑफ लाइंस, कौन सी लाइंस? ये वैद्युत बल रेखा है, फोर्स लाइन। बात समझ में आ रही? फोर्स लाइन, नंबर ऑफ जो लाइंस बोल रहे हैं वो कौन सी है? फोर्स लाइन। अच्छा, ये जितनी होगी वही तो फ्लक्स होगा। नहीं बात समझ में आ रही? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने क्या बताया था? एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाली कुल वैद्युत बल रेखाएं, क्या था वहां पे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता। अच्छा, यहां पर क्या है? जो पृष्ठ वो बड़ा हो गया, तो यहां पे जो वैद्युत बल रेखा है वो क्या बता रहे? वैद्युत फ्लक्स के बराबर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ पे जितनी ज्यादा होंगी फ्लक्स हमारा उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि एफ जो फाई है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? नंबर ऑफ लाइंस के। बात समझ में? इसके क्रॉस होने वाले यदि 2 हैं तो फ्लक्स कम होगा, यदि 4 हैं तो फ्लक्स और ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में? 4 रेखाएं और 6, तो इस प्रकार से ये इसके प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब समझते हैं। यदि हमारे पास कोई ये चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, और हमने क्या बोला था? ये जो गॉस लॉ है ये किसके लिए वैलिड है? ये है क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, ये इमेजिनरी, यानी जो सरफेस आप ड्रॉ करेंगे वो इमेजिनरी हो सकता है, काल्पनिक हो सकता है। ठीक है, इसके जो आवेश लिया है इसके चारों ओर हम एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दें, तो इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं, इससे निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? ये वैद्युत बल रेखाएं हमारी जो हैं वो कुछ ना कुछ हमें बताएंगी। क्या बताएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगी। बात समझ में आ रही? तो ये हमने जब बंद कर दिया है तो इससे पूरे से निकलने वाला फ्लक्स, पूरे से निकलने वाला फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है? ये होता है Q के प्रोपोर्शनल। किसके होता है? Q के प्रोपोर्शनल। कैसे होता है इसको समझो। यदि हमने यहां पर एक Q आवेश रख दिया है तो माना इससे कितनी बल रेखाएं निकल रही? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यदि हम यहां पर Q को हटाकर यदि हम 2Q का कोई आवेश रख दें, यदि आवेश की मात्रा दुगनी कर दें, तो इससे निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो भी दुगनी हो जाएंगी, वो भी दुगनी हो जाएंगी। इस प्रकार से ये दुगनी हो गई। 6 निकल लेंगे, 12 निकलने लगे, क्योंकि हमने आवेश की मात्रा दुगनी कर दी। अच्छा, जो
रेखाएं जो निकल रही हैं यही तो हमें क्या बताता है, फ्लक्स बताता है। तो कहने का मतलब ये है यदि हम आवेश की मात्रा बढ़ा दें तो फ्लक्स भी बढ़ जाता है। बात समझ में आई? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में, ठीक है। तो गॉस लॉ जो है वो यहीं से निकल कर आता है। तो गॉस लॉ क्या बताता है, किसी बंद पृष्ठ से किसी जो बंद पृष्ठ है, या हम ऐसे बोल सकते हैं यदि किसी आवेश को किसी बंद पृष्ठ से घेर दिया जाए तो उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये आपके पास Q था ना, बस आवेश था। ये तो हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बनाया है जिसको हम गॉसियन पृष्ठ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो हमने ड्रॉ किया था उसका पृष्ठ हम यदि कैसा भी करते हैं, इसको यदि हम आवेश यहां रख दिया हमने कोई 2Q, समझना कई बार क्या होता है, अभी आगे हम बता देंगे लेकिन पहले थोड़ा सा बता दे रहे हैं। यदि हम आवेश रख दें और आपके पास ऐसे दो फिगर बने हो, एक ऐसा बना हो, एक ऐसा बना हो, ठीक है, एक ऐसा बना हो, ठीक है, एक ये ऐसा बना है, और दोनों ये क्या है, बंद पृष्ठ, तीनों कैसे हैं, बंद पृष्ठ हैं, और तीनों में जो आवेश है वो 2Q है। तीनों में कितना है आवेश, 2Q है, जो इससे बंद पृष्ठ से घिरा हुआ है। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि इस पृष्ठ से होकर, ये गॉसियन पृष्ठ से होकर निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना है, तब आप बता देंगे, माना कि Q1 आया, Q1 ले लिया हमने, ठीक है। इस यानी कि हम सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद हम बोल देंगे कि इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल जो फ्लक्स है वो हमारा Q1 है। फिर तुमसे पूछेगा कि इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, यदि ये बंद पृष्ठ है, इससे निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना है, तो इसका भी Q1 और इसका भी Q1 ही होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए पृष्ठ को हमारे अलग अलग हैं, पृष्ठ हमारे तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन अंतर जो आवेश रखा है उसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो बराबर आएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, अब देखो क्यों आएगा, बराबर क्यों आएगा। यदि यहां पे 2Q आवेश है तो इससे बल रेखाएं कितनी निकलेंगी, 12, इससे 12 निकल रही, इसमें भी भैया 12 निकल जाएंगी ऐसे, ठीक है, इससे भी 12 निकलेंगी, ये 12 बल रेखाएं निकल आएंगी। इसमें भी 2Q है तो इससे भी 12 बल रेखाएं निकलेंगी, ये निकल आएंगी, ठीक है भाई, निकल गई। अच्छा, अब ये बात देखो, यदि आप इसका पृष्ठ कैसा भी बना दें, तिरछा बना दें या ऐसा बना दें, गोल बना दें, कैसा भी बना दें, आप ये देखेंगे कि इस पृष्ठ से होकर हमें क्या पूछा जाता है, हमसे ये पूछा जाता है कि किसी पृष्ठ से होकर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स का मतलब भैया हमने समझ लिया है, अभी अभी क्या समझ लिया, यही समझ लिया है कि जो फ्लक्स है वो वैद्युत बल रेखाओं के संख्याओं के अनुक्रमानुपाती है। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे संख्या सभी में पृष्ठ, देखो क्रॉस, ये भी क्रॉस कर रहा है, यहाँ से ये सब क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ भी क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस कितनी रेखाएं कर रहे हैं, यदि 15 है तो 15 करेंगी, इसमें भी 15 करेंगी, इसमें भी 15। अब आप पृष्ठ कैसा भी ले लो, बात समझ। अब देखो दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है, हमें ऐसे गॉसियन पृष्ठ की रचना करना होती है, ऐसे गॉसियन पृष्ठ की रचना करना होती है जो हमें आसानी से सॉल्व हो जाए, कैलकुलेशन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमने पृष्ठ ले रहे हैं गॉसियन पृष्ठ वो सही है कि नहीं है, ठीक है, तो अभी हम इसको बाद में बता रहे हैं, लेकिन पहले पॉइंट क्या याद रखना, हमें गॉसियन पृष्ठ जो रचना करते हैं काल्पनिक, उसकी इस प्रकार से रचना करनी है कि कैलकुलेशन करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। यदि आप इस प्रकार का गॉसियन पृष्ठ लेंगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत ही दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, बात समझ में आ रही। लेकिन यदि आप दिक्कत होगी लेकिन असंभव नहीं है, बात समझ में आ रही। जो गॉसियन पृष्ठ है मतलब वो वैलिड है, सभी जगह वैलिड है, कौन सी, क्या, गॉस लॉ,
गॉस लॉ सभी जगह वैलिड है, लेकिन सभी जगह यूजफुल नहीं है। सभी जगह यूजफुल नहीं है। यूजफुल कौन सी चीज होती है? जो आसान हो, जो हम समझ लें। अब बहुत भारी भरकम कुछ लेता हो, बिल्कुल कैलकुलेशन करने में जूझ रहे हैं, यदि उससे कोई आसान मेथड हमारे पास पड़ा हुआ है पहले से, तो आप गॉस लॉ का यूज करेंगे कि दूसरे मेथड को यूज करेंगे? बात समझ में आ रही? तो आप आसान वाले, तो तब ये गॉस लॉ हमारा यूजफुल नहीं होता। वैलिड सभी जगह है, लेकिन यूजफुल हमेशा नहीं है। ठीक है। और एक बात और समझ लो, जो गॉस लॉ है ये कूलॉम्स लॉ का ही दूसरा रूप है। जो पहले आपने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था उसी का ये दूसरा रूप है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो, यदि हम कोई वस्तु को अलग अलग रंगीन, अलग अलग कलर के चश्मों से देखें, तो वस्तु तो हमको वही दिखाई पड़ेगी, लेकिन जिस कलर से चश्मे से हम देख रहे हैं, तो हो सकता है उसका अलग अलग कलर से दिखाई पड़े, जो वस्तु का कलर है वो अलग अलग दिखाई पड़े। बात समझ में? लेकिन हमको वस्तु वही दिखाई पड़ेगी, जिस बॉडी को आप देखोगे उस चश्मे से। बात समझ में आ रही? वैसा ही है कूलॉम्स लॉ और गॉस लॉ, ये दोनों एक ही चीज बताते हैं, लेकिन इनके देखने का, सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। बात समझ में आ रही? तो ये समझो, तो हमने क्या सीखा? पृष्ठ हम कैसा भी ले सकते हैं, उससे निकलने वाला फ्लक्स हमारा बराबर होगा। और ये वाला यदि हम गॉसियन पृष्ठ लेंगे, ये जो हमने स्फेरिकल लिया है, इससे कैलकुलेशन करना सबसे आसान होगा। ये अभी हम बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बात और समझ लो। ये गॉस लॉ का नियम है, यानी कि जो पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज यहाँ पे क्यों बोला जाता है? नेट चार्ज इसलिए बोला जाता है, माना कि यहाँ पे 2q आवेश नहीं है, यहाँ पे कैसा आवेश रखा है? एक आवेश यहाँ रखा है q, और एक आवेश यहाँ रखा, यहाँ पे रखा है -2q। क्या रखा है? -2q। एक रखा है +2q। तो आप जब इसका नेट करोगे तो यहां से -q आएगा, यहां से जो नेट आएगा वो -q आएगा। तो जब आप फॉर्मूले में रखोगे तो यहां पे q और -2q अलग अलग नहीं, यहां पे सीधे नेट आवेश का नेट, यहां पे चार्ज निकालो और यहां रख दो, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे -q आ जाएगा। और अपॉन में क्या, जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का वैल्यू कितनी आई? 1/ε0। तो इस प्रकार से ये गॉस लॉ का फॉर्मूला हमको मिल जाता है। अच्छा, अब क्या है, ये अभी तो हमने जो चार्ज लिया था और हमने यहाँ पे जो पृष्ठ बनाया, लेकिन ये जो बीच में क्या है? बीच में हवा या निर्वात कुछ भी है। यदि यहाँ पे कोई मीडियम हो, यहाँ पे कोई मीडियम हो, ऑयल हो, मोम हो, कुछ भी हो, कोई मीडियम हो, तो वहां पे मीडियम के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? कि आ जाएगा, यानी कि उस माध्यम का, उस मीडियम का परावैद्युतांक। बात समझ में आ रही? ठीक है। तो ये हमने समझ लिया गॉस लॉ, तब ये बन जाता है हमारा। अब थोड़ा सा ये समझो कि गॉस लॉ का जो गॉसियन पृष्ठ बनाना है वो कैसे बनाना है, ये समझते हैं। अच्छा, एक बात और समझो यहाँ पे। कल भाई हमने एक फाई का फॉर्मूला और निकाला था। कल हमने फाई का फॉर्मूला ये वाला निकाला था। कौन सा? ई ए फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। एक तो ये निकाला था, इसी का हमने एक दूसरा रूप और निकाला था। क्या? इसको यदि डॉट प्रोडक्ट को हटा देते हैं तो यहां पे क्या आ जाता है? ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अभी हम एक फाई, यानी कि जो गॉस लॉ ने फाई बराबर क्या दिया? ये भी तो फ्लक्स ही दे रहा है भाई। ये भी क्या दे रहा है? ये फ्लक्स दे रहा है। तो ये फ्लक्स किस रूप में दे रहा है? ये फ्लक्स दे रहा है चार्ज के रूप में, यानी कि जो रिलेशन है वो किसके बीच में? फ्लक्स और चार्ज। यानी कि आपको चार्ज की क्वांटिटी पता है, चार्ज पता है, तो आप आसानी से फ्लक्स बता देंगे। बात समझ में आ रही? यदि आपको चार्ज नहीं पता है, उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, समझो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो अभी हमने ये लिखा बना, अभी जो बनाया गॉस लॉ से, Q/ε0 इंटू के। यदि हमारे पास मीडियम है तो हमने लगा दिया, यदि मीडियम नहीं है तो के हटा दो सब। ठीक है। अब देखो ये दोनों फॉर्मूले, जब हमें चार्ज पता हो और हमसे इनमें चार्ज है तो उसको किसी बंद प्रेस से घेर देंगे, उसके बाद हमसे यदि फ्लक्स पूछा जाएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला बताएंगे, लगाएंगे। ठीक है। और जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगी, उस चार्ज की वजह से हमें चार्ज के बारे में कुछ नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और एरिया पता है वहां का, जो पृष्ठ वहां पे रखा है जिससे निकलने वाला है फ्लक्स। ठीक है। तब हम ये वाला लगा देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गई होगी समझ में।
अच्छा अब देखो यहाँ पे पृष्ठ की जो बात कर रहे हैं, तो हम इसको यदि ऐसे लिख दें साथ में, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये क्या है, ये जो है रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही? ये बहुत सारी जो, जैसे हमने बोला था ना सतत आवेश, जब एक वीडियो हमने पढ़ाया बनाया था अभी पहले, यानी कि कंटिन्यूअस चार्ज, वहां पे कब होता है, जैसे कोई बॉडी है, जैसे ये मार्कर है, कुछ भी कैसी भी बॉडी हो, ठीक है, उसकी वजह से हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी, तो हम इससे, इस रिलेशन से बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे बहुत ही आसानी से। बस हमें क्या करना होगा, जो गॉसियन पृष्ठ है वो ऐसा बनाना होगा जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए। यदि आपने गॉसियन पृष्ठ सही से नहीं बनाया तो आप उलझ जाएंगे उसमें, मतलब सॉल्व हो सकता ना कर पाए, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इससे क्या कर लेंगे, यदि आपको आवेश पता है, आपकी कैसी भी बॉडी है, ये आ रही तिरछी है, कुछ भी है, ठीक है, आप बस क्या करें, इसको एक बंद पृष्ठ के, इसको चारों तरफ ऐसा गॉसियन पृष्ठ बना दें, ठीक है। उसकी वजह से हमें पता है फ्लक्स कितना होगा, फाई होगा, फाई से हम ई ए कॉस थीटा से इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से बता सकते हैं। अभी जब एक न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहां पे कराएंगे तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे थ्योरी की बात चल रही है तो थ्योरी देखते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो जाता है किसी भी बॉडी का इस रिलेशन से, ठीक है। तो अब बस इतनी सी और बात बची है, गॉसियन पर जो सरफेस है वो कैसा लेना है। यदि आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लेना। गॉसियन पृष्ठ लेने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास जो अभी फॉर्मुलेशन बना वो क्या बना, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर फाई के था, और फाई बराबर एक फॉर्मूला और गॉस नियम से बना, वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को साथ में लिख देंगे, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो यहां से देखो पहला पॉइंट, इसको याद रखो, यदि हमें गॉसियन पृष्ठ बना लो, फिर चेक करो ये जो दो कंडीशन हम लिख रहे हैं ये सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही। यदि ये दोनों कंडीशन दोनों में से कोई भी एक हो जाए या दोनों हो जाए, ठीक है, कोई एक हो जाए या दोनों हो जाए, तो माना जाएगा कि गॉसियन पृष्ठ आपने बहुत अच्छा लिया है, ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन करके आप सॉल्व कर सकते हो, फ्लक्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहला तो क्या, जो ई है, ई की डायरेक्शन जो है वो ए की डायरेक्शन के पैरेलल हो, तो हम ऐसे वेक्टर लगा देंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो और आपने जो सरफेस लिया है उसकी डायरेक्शन, उसके एरिया की डायरेक्शन, ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल हो, या और दूसरा, या फिर कैसा हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। यदि ये दो ऐसी कंडीशन बन रही हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक बन जाए या दोनों बन जाए, दोनों बन जाए तो बहुत ही आसान है। इस कंडीशन में क्या होगा, अभी यहां पे हमें पता है जब परपेंडिकुलर होगा यानी कि 90 होगा, 90 होगा तो cos 90, यानी कि हम जानते हैं यहां से क्या जानते हैं, ई ए कॉस थीटा, यहां से सॉल्व करने में क्या बनता है, ई ए कॉस थीटा, और थीटा यदि हमारा 90 बन जाएगा तो 90 बनने का मतलब क्या है, 90 बनने का मतलब ये, तो ये जीरो हो जाएगा, कॉस की वैल्यू उसकी जीरो, तो ये पूरा जीरो, यानी कि फ्लक्स जीरो, पूरा फ्लक्स जीरो आ जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा यदि आपका यहाँ पे पैरेलल होगा तो यानी कि इन दोनों के पैरेलल है तो थीटा कितना बनेगा, जीरो बनेगा, तो cos जीरो यानी कि 1, तो 1 बनेगा, तो यहाँ पे ई ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा यहाँ पे हमेशा ए नहीं, जब कंटिन्यूअस कोई बॉडी हो जाती है, वस्तु आती है, तो हमने बताया था कि कोई बहुत बड़ी बॉडी हो तो उसमें से छोटा सा एरिया ले लेते हैं तो उसका डी ए लिखते हैं, फिर उसकी वजह से कैलकुलेशन करते हैं, फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो जब ऐसा होता है तो हम फिर कैसे लिखेंगे, हम ई ए नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, ई डी ए लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ई हमारा कांस्टेंट, यानी कि हमें पूरा ऐसा सिस्टम बनाना है कि ई हमारा कांस्टेंट बन जाए हर बिंदु के लिए। बात समझ में आ रही? तो कांस्टेंट जब बन जाएगा तो हम ई को आसानी से बाहर कर सकते हैं, ई को हम आसानी से बाहर कर सकते हैं। जैसे कि हम ये पॉइंट चार्ज ले लें और इसका जो हमने चारों तरफ से ऐसा पृष्ठ बना दिया,
कैसा बना लिया, ये पृष्ठ बना लिया कोई बंद पृष्ठ, यानी कि गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस बनाए तो यहां से ये जो चार्ज रखा है, यहां से इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, सभी के लिए ये दूरियां अलग अलग हैं। यदि दूरियां अलग अलग हैं तो इन सभी बिंदुओं पर जो E की वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो भी अलग अलग होगी, क्योंकि हम जानते हैं E के फॉर्मूले से E जो होता है 1/4πε0 Q/r², यानी कि R पे डिपेंड होता है, R पे डिपेंड होता है, बस इतनी सी बात है। तो अब देखो यहाँ पे यदि R सभी में अलग अलग है तो E के भी वैल्यू सभी में अलग अलग हो जाएगी, फिर आप E को एक साथ कांस्टेंट करके बाहर नहीं ले पाएंगे, फिर बहुत सारे आपको छोटे छोटे स्टेप बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही? तो वो काम करना बहुत उलझन वाला है, लेकिन उससे भी हमारा जो फ्लक्स आएगा वो सेम ही है, बराबर ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप यदि ऐसा पृष्ठ बना दें तब भी तो बल रेखाएं उतनी ही निकलेंगी, अभी अभी मैंने बताया था, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, कैलकुलेशन करके दिखाना भी है, वो तो हमें पता चल गया बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पे अब देखो हम कैसा बनाएंगे फिर कि भैया हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो, थोड़ा सा सोचो। तो फिर हम ऐसा बनाएंगे एकदम ये गोल, उसको चार्ज को ये पृष्ठ एकदम स्फेरिकल बनाएंगे और कोशिश कोशिश क्या हम ऐसा कर देंगे कि चार्ज जो है वो उसके सेंटर पे आ जाए। जब सेंटर पे आ जाएगा तो हर जितनी भी ये दूरियां हैं ये सब बराबर हो जाएंगी, यानी कि रेडियस के बराबर, सभी ये बराबर जब हो जाएंगी तो हमारा E की वैल्यू हर बिंदुओं पर बराबर मिल जाएगी हमें, और यहाँ पे E हम कांस्टेंट करके बाहर ले लेंगे और बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन हम कर ले जाएंगे एकदम। बस DA की वैल्यू यानी कि सरफेस का हमें मान पता हो जाएगा, यानी कि क्या सरफेस की इसका क्या हो जाएगा 4πr², बस आसानी से हम पूरा सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा E का मान कितना होता है, E का मान होता है 1/4πε0 Q/r², और ये आई गया है, ये किसके बराबर है, फ्लक्स के बराबर, ये फाई के बराबर है, E ये किसके बराबर, फाई के बराबर है, अभी हमने यहां से बता रहे थे, कल बताया था। अच्छा, तो ये 4πr², ये साथ में इंटू में क्या आ रहा है, ये एरिया है ना, तो एरिया कितना होता है स्फीयर का एरिया कितना 4πr², 4πr², 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, बचा क्या Q/ε0, ये किसके बराबर, फाई के। तो यहां से क्या जाएगा Q/ε0, यानी कि यही तो हमारा गॉस की प्रमेय थी, यही तो हमारी गॉस की प्रमेय है। यही जब गॉस की प्रमेय है, ये इसके बराबर था, इसके बराबर हमने प्रूव कर दिया, गॉस की प्रमेय भी प्रूव हो गई अभी। तो जब गॉस की प्रमेय प्रूव हो गई तो इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, जो कि हमने पहले से ही लिखा है यहाँ पे, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो तो हमने क्या देखा, गॉसियन पृष्ठ यहाँ पे कैसा बन रहा है, ये स्फेरिकल। अब हमने जो पॉइंट ये लिखा है तो इसको यहाँ पे चेक कर लो, जो ये सरफेस बना है ये स्फेरिकल जो हमने लिया है, एक छोटा सा यहाँ पे एरिया ले लो, इस एरिया के जो एरिया वेक्टर होगा, यानी कि इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे बाहर होगी, इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी, किसकी, एरिया की, इसको एम कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से ऐसे बाहर निकलेंगी, यानी कि इससे यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ, इससे यहाँ। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन के लिए कौन वाला नियम है, ये वाला पैरेलल वाला। तो देखो एक वाला एक यहाँ सेटिस्फाई हो गया, सभी जगह ऐसा ही होगा, जब सभी जगह ऐसा होगा तो यानी कि ये वाला जो गॉसियन पृष्ठ है ये अच्छा है, यानी कि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, और हमने भी कैलकुलेशन भी की थी, बात समझ में आ गई। अब एक बात और देखो जल्दी से, यदि हमारे पास कोई बॉक्स है उसमें ये किसके लिए बताता है, ये बताता है यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा हो, यदि किसी, ये हमने घन ले लिया, कोई बॉक्स ले लिया, इसके अंदर भी आवेश रखा हो तो इससे बाहर वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, यदि अंदर आवेश रखा हो। अच्छा एक बार बताओ, यदि आवेश हम इस बंद बॉक्स के हम बाहर रख दें
इस बंद बॉक्स से बाहर रख दें तो क्या यहाँ से कोई आवेश, सॉरी यहाँ से बंद पृष्ठ से होकर यानी कि जो बॉक्स है इससे होकर कोई फ्लक्स निकलेगा? बताओ फ्लक्स निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है, उसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है। जब अंदर होगा तभी फ्लक्स मिलेगा और बाहर होगा तो फ्लक्स नहीं मिलेगा। अच्छा बाहर होगा तो इससे भी तो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही होंगी ये। और अभी हमने क्या बोला कि ये कि वैद्युत यदि आवेश बाहर रखा है तो हमें को फ्लक्स नहीं मिलेगा, लेकिन भाई ये तो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो जब वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं इससे होकर तो ये फ्लक्स मिल तो रहा है, और हम दोनों बातें कर रहे हैं। अभी बोल रहे हैं कि फ्लक्स नहीं मिलेगा, अब देखने में लग रहा है कि फ्लक्स भाई मिलेगा हमें। तो ये क्या झाम है यहाँ पे, जो ये देखो यहाँ पे ये झाम है कि यहाँ पे जो ये वाला पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ, ठीक है, बॉक्स के इस तरफ वाला जहां से ये वैद्युत बल रेखाएं इंटर कर रही हैं, बात समझ में आ रही। और एक ये वाला पृष्ठ है जहां से वैद्युत बल रेखाएं एग्जिट कर रही हैं, बात समझ में आ रही। तो देखो जितनी बल रेखाएं इंटर कर रही हैं उतनी ही बल रेखाएं एग्जिट कर जाएंगी, जितनी बल रेखाएं इंटर करेगी उतनी ही एग्जिट कर जाएंगी, जितनी अंदर गई उतनी बाहर निकली। तो इससे कोई मतलब, इसमें फ्लक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का फ्लक्स माइनस यहाँ का फ्लक्स, यानी कि अंदर जाने वाली रेखाएं माइनस बाहर निकलने वाली रेखाओं की संख्या। जब दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारा फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स क्या है? बल रेखाओं की संख्या ही तो है। अच्छा, और इस वाले केस में क्या है? सिर्फ बल रेखाएं निकल रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है कि आ भी रही हो, बात समझ में आ रही। अच्छा यहाँ पे माइनस होता तो अंदर आ रही होती, कुछ बाहर नहीं निकल रही होती, बात समझ में आ रही। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, यदि कभी ऐसा हो, यदि हमारी ये हमने बॉक्स बना लिया, ये एक बॉक्स बनाते हैं हम सफाई से, थोड़ा सा जल्दीबाजी इसलिए होती है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है जिससे कि बहुत सारी चीजें हम आपको अच्छे से बता सकें, बात समझ में आई। तो यहाँ पे यदि कभी ऐसा हो कि वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पे 2 जा रही हो, इसके अंदर आवेश कुछ नहीं रखा है, सिर्फ यहाँ पे हमें बल रेखाएं दिखाई जा रही हो, ठीक है, बल रेखाओं की संख्या यहाँ पे 2 हो अंदर जाने वाली, और निकलने वाली यहाँ पे संख्या 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि इस बॉक्स के अंदर कोई ना कोई चार्ज रखा हुआ है। जब ऐसा बोल दे हमसे तो हम क्या बताएंगे कि यदि बल रेखाओं की इंटर करने वाली संख्या और एग्जिट करने वाली संख्या अलग अलग हो तो इसका मतलब है कि उस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, बात समझ में आई। अब यहाँ पे ये बात आती है कि चार्ज कौन सा होगा, तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि जो इंटर कर रही है बल रेखाएं वो कितनी है और एग्जिट कर रही है वो कितनी है, बात समझ में आ रही। यदि इंटर करने वाली बल रेखाएं कम हैं और एग्जिट करने वाली ज्यादा हैं तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। हम पॉजिटिव के लिए पूरा समझा रहे हैं, आप नेगेटिव के लिए थोड़ा सा समझें, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखें, यहाँ पे कोई बॉक्स है, अब यहाँ पे एक कोई बल रेखाएं यहाँ पे अंदर जा रही हैं 5 और यहाँ से निकल रही हैं 2, यहाँ से कितनी निकल रही हैं 2। तो आप इसके लिए बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सॉल्व करना, ठीक है। इसमें देखो कैसे हो रहा है प्लस, इसमें प्लस चार्ज इसके अंदर रखा है, ऐसा कैसे है हमने बता दिया, प्लस रखा है ऐसे कैसे बता दिया। तो प्लस से क्या होता है, प्लस से होता है जो बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर निकलती हैं, ऐसे निकल रही होंगी, इससे यहां से भी निकल रही होंगी। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे इस चार्ज की वजह से बल रेखाएं निकले और बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है, बाहर से बल रेखाएं कोई आ रही है, तो वो इन वाली जो फोर्स लाइन जो यहाँ पे आ रही है वो इनको कैंसिल कर देंगे, यानी कि यहाँ से 4 आ रही थी, कितनी आ रही थी 4, 1 2 3 4। जब वो यहाँ आई तो उसने क्या किया, इससे निकल रही थी 2 और आ रही थी यहाँ से 4, तो
तो इसने क्या किया, इसने दो इसकी जो आ रही थी उनको कैंसिल आउट कर दिया और अपनी भी कैंसिल कर दिया उसने, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, ये यहाँ से ये यहाँ से, तो वो दो एक दूसरे कैंसिल आउट हो गई। अब दो अंदर गई, अच्छा, और यहां से दो निकल रही हैं पहले से, ठीक है, और चार यहां से आ रही थी, तो यहां से दो कैंसिल हो गई, दो ये अंदर जो गई यहां से एंटर की और दो यहां से निकल गई, तो ये कितनी हो गई यहाँ, चार। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप इसके लिए दिमाग लगाएं, यहाँ पे देखना, पता तो चल रहा है ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव ही होगा, लेकिन कैसे हो रहा है इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद।